हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू साइंटिस्ट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की हम लोगों की जो आगे की सीरीज सीडीपी की चल रही है, क्वेश्चन सीरीज फ्रेंड, उसको कंटिन्यू रखते हुए हम अगला अपना जो क्वेश्चंस पेपर है उसको सॉल्व करते हैं और उसके साथ प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारा जो संकल्प है और जो मोटिव है कि आपको इस बार का सीटेट हम लोगों को क्वालिफाई कराना है हर हाल में, क्योंकि इस बार का सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सभी के लिए। हाँ, क्योंकि फ्रेंड्स, आने वाले समय में बहुत सी वैकेंसियां ओपन होने वाली हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए इस बार की सीटेट का आप बिल्कुल सीरियसली होके तैयारी करिए और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि इस बार का सीटेट आप लोगों का क्वालिफाई हो जाए, ताकि आप लोग नेक्स्ट स्टेप में पहुंच सकें अगली की मतलब की तैयारी प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, इस बार का सीटेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हो सकता है फ्रेंड्स कि यूपी में भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है और भी स्टेट में भी अच्छी खासी वैकेंसियां ओपन होने वाली है फ्रेंड्स। तो अभी जो फ्रेंड्स, अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जिसमें बीएड का और बीटीसी का के बारे में डिसीजन आया है लेकर फ्रेंड्स। तो उसके विषय में मैं ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि उस विषय पे ज़्यादा डिस्कशन करना चाहिए। हम लोगों का मेन लक्ष्य है कि फ्रेंड्स, इस बार का सीटेट क्वालिफाई करना, और हम लोगों का संकल्प है और मोटिव भी है कि इस बार का आपका सीटेट क्वालिफाई कराएं, क्योंकि हम देखते हैं आपके सपनों को अपनी नज़र से। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए, अपने समय को ज़्यादा ना गवाते हुए, अपने समय की कीमत को समझते हुए हम लोग पहला प्रश्न को यहाँ देखते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, सारी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप एक एक करके वीडियो को जरूर देखिए। आपके पास समय बहुत कम है, बस इसी 10 दिन में आप जी-तोड़ मेहनत करके सीटेट के लिए अपना कमर कस लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि पेपर इस बार का बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से फ्रेंड्स। तो आप ज़्यादा देर ना करिए और प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को बार-बार देखिए, बार-बार सुनिए और अपनी तरफ से भी कोशिश करिए कि अपनी तरफ से भी घर में भी अपने तरफ से भी प्रैक्टिस करते रहिए। फ्रेंड्स, तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो भाषा, पुनर्वलन या भौतिक विश्व के साथ अनुभव या अनुकरण। तो सी ऑप्शन सबसे अच्छा है पियाजे के अनुसार कि भौतिक विश्व विश्व के साथ अनुभव। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भौतिक विश्व के साथ अनुभव? तो देख लेते हैं इसको व्याख्या सहित भी कि जीन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में भौतिक सांसारिक अनुभव की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात है। भौतिक सांसारिक अनुभवों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे लाइफ में, डेवलपमेंट में। क्योंकि पियाजे के अनुसार अलग-अलग अवस्थाओं में बालक अपनी मानसिक क्षमता के द्वारा आसपास की वस्तुओं को देखकर अपने भौतिक विकास को अग्रसर करता है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? तो पूर्व संक्रियात्मक काल का पहली बात तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्टेज बताइएगा कि मतलब कि स्टेज को इंग्लिश में भी क्या कहते हैं, और दूसरी चीज़ है कि इस स्टेज में कितने एज के बच्चे आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? अपूर्व संक्रियात्मक काल, मैंने आपको ये जो जीन पियाजे की जो स्टेजेस हैं फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छे से थ्योरी में आपको समझाया है कि क्या हर स्टेज की क्या क्वालिटी होती है, कि उस स्टेज में बच्चे की क्या क्वालिटी होती है, क्या होता है बच्चे में, क्या-क्या डेवलपमेंट होती है, वो सब मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी में बताया। अगर आपने जीन पियाजे की थ्योरी नहीं देखी है, तो आप जाके देखिए फ्रेंड, उसमें वहाँ से हर बार, हर साल क्वेश्चंस ज़रूर पूछता है फ्रेंड्स। ये आपके ऐसे थ्योरिस्ट हैं जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, चोम्स्की, कोहलर, ये सब एक ऐसे इम्पोर्टेंट थ्योरिस्ट हैं आपके लिए कि इनमें से हर बार, हर सेक्शंस में आपके इनसे रिलेटेड प्रश्न ज़रूर पूछता है। तो ये ज़रूर आप जाके, चाहे कोई और थ्योरी करें ना करें, लेकिन ये जो 4, 5, 6, 7 थ्योरिस्ट हैं, जिसमें कि 4 तो मैंने आपको अभी बता ही दिया, 4 थ्योरिस्ट का नाम। ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके साथ भी है। और जो मैंने पहली बात, तो मैंने जितनी भी थ्योरी कराई है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर जाइए प्लेलिस्ट में, उसको बार-बार सुनिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि थ्योरिस्ट ने क्या कहा है और उस थ्योरी में क्या कॉन्सेप्ट दिया है। क्योंकि उससे देखिए, उससे रिलेटेड थ्योरिस्ट का तो नाम पूछता ही है कि, और उनके सिद्धांत का नाम दे देता है, और नाम देने के बाद पूछ लेता है कि ये सिद्धांत किसने दिया? वो तो पूछता ही पूछता है, लेकिन उस सिद्धांत में क्या क्वालिटी है, क्या-क्या डिफाइन किया गया, उससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछता है। और देख लीजिए, वही पूछा है कि पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है, तो क्या है? तो ये 4 ऑप्शंस है, उसमें से 4 ऑप्शंस में हम देखते हैं सबसे सही ऑप्शन कौन-सा है। तो देखिए, अमूर्त चिंतन योग्यता। अमूर्त चिंतन योग्यता क्या होती है, कि किस स्टेज में आती है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बच्चे में कब आ जाती है, किस स्टेज में जीन पियाजे के अनुसार।
फिर है बी ऑप्शन अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, फिर सी ऑप्शन लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार की योग्यता, फिर दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो सी ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है जीन पियाजे के अनुसार कि पूर्व संख्यात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या होती है कि बच्चे में क्या होती है कि लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार की योग्यता आ जाती है उसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसको और व्याख्या सहित भी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पूर्व संख्यात्मक अवस्था की जो अवधि है, देखिए फ्रेंड यहाँ तो अवधि पता ही चल गई आपको एज क्या है, लेकिन आप इसका मुझे फिर भी बताइएगा। और हाँ, सेंसरी मोटर स्टेज की भी स्टेज का आप एज बताइएगा मुझे कि क्या एज होती है। और चारों स्टेज का नाम आप मुझे चाहे हिंदी में लिख के दिखाइएगा और चाहे इंग्लिश में लिख के आप दिखाइएगा। ठीक है, और प्लस उसका एज भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो 2 से 6 वर्ष तक के जो एज होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि में आता है, माना गया है। ठीक है, पियाजे के अनुसार इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे अहम केंद्रित हो जाते हैं, वे चीजों को स्वयं से संबंध करके देखने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता सीख लेते हैं। इसी अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि इसी स्टेज में बच्चा धीरे धीरे भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है। आप देख लेते हैं कि कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही है। तो दंड देना, देखिए फ्रेंड्स ये मैंने आपको पहले भी बताया है, डू एंड डोंट में पेडागोजी क्वेश्चंस में अगर अगर ये इस तरह के टैग वर्ड आ जाते हैं तो वो आपको आगे पढ़ना नहीं है। देखिए दंड देना ये सब आ गया तो इसको आपको आगे पढ़ना नहीं है, दूसरे ऑप्शन में चले जाते हैं। ठीक है, सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा या बुरा। सी ऑप्शन देख लेते हैं, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ये आपको कोहलर से रिलेटेड दे दिया यहाँ पर। तो आप देख लीजिएगा कि कोहलर के मैंने जो आपको 3 स्टेज बताए प्लस उसके सब स्टेज बताए हैं फ्रेंड्स, उसको भी जाके आप थ्योरी की सेक्शन में देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि फ्रेंड्स की थ्योरी से बहुत क्वेश्चंस उठा के थ्योरी के सिद्धांत का नाम तो पूछ ही लेता है कि ये सिद्धांत किसने दिया, लेकिन उसके अंदर से भी देखिए क्वेश्चंस कैसे बना के दे देता है फ्रेंड्स। अब देखिए उसका जो पोलर से रिलेटेड जो ऑप्शंस है यहाँ पर देखिए एक देखने को मिल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और डी ऑप्शन देख लेते हैं कि नियम और आदेश अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत एवं स्वयं चुने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए कि मोरल यानी कि मोरल डेवलपमेंट का जो थ्योरी है, नैतिक सिद्धांत की जो थ्योरी दिया किसने दिया है, ये मुझे आप चलिए मैं बता ही देता हूँ कि कोहलर ने दिया है। तो फिर देख लीजिए उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस आपको पूछ लिया है कि उस अब आप थ्योरी आप जब डिटेल जाने रहेंगे कि थ्योरी में कोहलर ने क्या बताया, तभी तो आप इस जोड़े का मिलान कर पाएंगे कि हाँ कौन सा जोड़ा सही है। ठीक है फ्रेंड, तो बी ऑप्शन सबसे अच्छा है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या सहित कि किसी भी समाज का एक निश्चित मानदंड होता है जिससे उसके सभी कार्य निर्देशित व संचालित होते हैं। समाज उन्हीं कार्यों को अच्छा मानता है जो उसके मानदंडों पर खरे उतरते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सही बात है कि भाई समाज में जो एक क्राइटेरिया बना दी गई है, जो एक नियम बना दिया गया है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है समाज के द्वारा, अगर हम उस मानदंडों पर खरे नहीं उतरते हैं तो समाज क्या करता है, हमें हमें एक्सेप्ट नहीं करता है फिर। इसीलिए सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। वाइगोस्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की वाक की संकल्पना कब आ जाती है। देख लेते हैं फ्रेंड्स कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बी ऑप्शंस कर देते हैं कि प्रदर्शित करती है कि बच्चे बी ऑप्शंस कहता है कि प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें पौर्णों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शंस क्या कह रहा है कि प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने 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 आप से प्यार करते हैं। डी ऑप्शंस कहती है कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये फ्रेंड्स, वाइगोस्की के अनुसार कि जो इस वाइगोस्की के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्य के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारा क्या कह रहा है कि वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है कि कब नहीं किया जा सकता है, उसके सामाजिक संदर्भ से या अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से
या सी ऑप्शन है पुनर्बलन से, या डी ऑप्शन है व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो वाइगोस्की के अनुसार तो भाई ये उसके सामाजिक संदर्भ से ही होगा, क्योंकि सोशल की बात वाइगोस्की ने भी की है फ्रेंड्स। तो आप इसको मेरी थ्योरी जो मैंने कराई उसमें आप जाइए, मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आप तो आप इसका आंसर तुरंत पकड़ लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या सही हुई कि क्यों ये आंसर हमारा सही, कि वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक विकास की अवधारणा को बताया। तो जो वाइगोस्की है फ्रेंड्स, वो सोशल कल्चरल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है वो बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अनुसार ये ऑप्शन हमारा सही है कि उसके सामाजिक संदर्भ में उसके सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतर वैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है तथा बालक जो है, जो कुछ सीखता है उस पर उसके सामाजिकता मूल्यों का प्रभाव अवश्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अतः सीखने को सामाजिकता से पृथक नहीं किया जा सकता। भाई हम समाज से सीखते हैं और समाज को ही हम अपने आप को अलग कर लेंगे तो कहाँ से सीख पाएंगे कुछ भी। तो वही चीज कहने का सेंस है बताने का। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं हमारा कि चौथा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष में क्या है, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। फिर बी ऑप्शन कह रहा है शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है जिसमें वह अधिनायकतावादी होता है। फिर सी कह रहा है, सी ऑप्शन हमें सत्तावादी होता है, यहाँ शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करता है। भाई जब तक हमारा क्लास मतलब कि डेमोक्रेटिक नहीं होगा तो वो हमारी क्लास अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ शिक्षार्थी एकदम साइलेंट वेज में हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन तो नेगेटिव हो गया। सबके लिए वो मुक्त होता है जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। भाई शिक्षक अनुपस्थित हो जाएगा तो फिर हमारी क्लास कैसे अच्छी होगी, तो ये हमारा मतलब कि ये भी ऑप्शन हमारा कट गया। अब देख लेते हैं इन दो ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा क्या है, कि देखिए यहाँ शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में, यानी कि यहाँ पर फुल डिसिप्लिन दिखा दिया, तो हमें डिसिप्लिन ज्यादा क्लास में करना ही नहीं है, ज्यादा सख्ती करना ही नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सी भी कट गया। देखिए फ्रेंड्स, आप एकदम जो मैंने टैग वर्ड बताया आप उसको अगर आप कर लोगे तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके आप उनको जो आंसर है वहां तक पहुंच जाओगे। थोड़ा सा अपना भी लॉजिक लगाओगे, थोड़ा सा उसमें को देखोगे, क्योंकि वहां पर आप अपने आप को नहीं रख के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आप बच्चे को ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कि अगर बच्चा है तो उसकी मतलब बच्चे को सोच के करिएगा। ठीक है, जो बच्चे के लिए पॉजिटिव होगा हमें वो आंसर करना है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य की कक्षा कक्ष में क्या होगा, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को क्या है, पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। तो ए ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारा। आइए इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं, कि प्रगतिशील शिक्षा वह होती है जिसमें बालक स्वतंत्रता पूर्वक अबाध रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा वहाँ का वातावरण भी प्रजातांत्रिक होना चाहिए। अतः प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य होता है कि कक्षा कक्ष का वातावरण लोकतांत्रिक हो तथा समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय एवं स्थान दिया गया हो। ठीक है, अब देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। तो अब देख लेते हैं कि भाषिक बुद्धि वाला जो हमारा क्या है, जो ऑप्शन है वो कौन सा है। तो शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, फिर तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, ये बी ऑप्शन है। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं, स्वर राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता, डी ऑप्शन है ध्यान देने और दूसरे से अंतर कर सकने की योग्यता। तो ए ऑप्शन हमारा सबसे अच्छा है भाई, कि हमारा जो क्या है कि भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है क्या, कि शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए, भाषित बुद्धि से तात्पर्य शब्दों व वाक्यों की बोध क्षमता से है। इस बुद्धि वाले व्यक्ति शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि हमारा जो आठवां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कि भाषा क्या है, विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, कि विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करती। अरे भाई भाषा क्या है, विचारों को प्रभावित क्यों नहीं करेगी, भाई भाषा ही तो विचार विचार की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो यहाँ देखिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर दूसरा है, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती। भाई जब विचार ही नहीं आएगा तो आप उसको भाषा में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे। फिर हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। फिर क्या है, डी ऑप्शंस क्या है, कि हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो हमारी जो भाषा है वो हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है।
बिल्कुल सही, ये ऑप्शंस है। अब देख लीजिए इसको व्याख्या सहित भी, कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को क्या करते हैं, एक दूसरे से अवगत अवगत कराते हैं। अतः भाषा प्रत्येक व्यक्ति के विचारों की जो प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक है फ्रेंड्स? अब देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कक्षा 8 मतलब कक्षा 8th की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डाक एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है या सकता है क्या? देखिए फ्रेंड, जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइप से आपका हर हाल में हर सेक्शंस में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ये एक नंबर आपका फिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नंबर एक नंबर आपका फिक्स है। अगर आप मतलब कि जेंडर बायस और जेंडर स्टीरियोटाइप हमें ये सब करना नहीं है, तो इससे एक क्वेश्चंस हमारे एक हर सेक्शंस में आपको पेडागोजिकल में क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, हर पेडागोजी सेक्शन पे। क्योंकि फ्रेंड 15 नंबर की आपकी फैक्ट्स बेस पे क्वेश्चंस आते हैं हर सेक्शंस में, और 15 नंबर की आपके पेडागोजिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो पेडागोजिकल क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको डू एंड डोंट कराया ही है फ्रेंड्स। आप उसको जाके बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए। आप जितना देखेंगे उतना ही आपको ईजी हो जाएगा पेडागोजी क्वेश्चन सॉल्व करने का। दूसरी बात, और फैक्चुअल, आप फैक्ट वाला, सुचि मैम आपको हिंदी का जो फैक्ट पोर्शन है, जिसे जैसे कि विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, और एक शब्द के मतलब अनेक शब्द के एक शब्द, वो आज मैम की वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाके देखिए। मैम फैक्ट पोर्शंस को भी थोड़ा बहुत करा रही हैं। पेडागोजी और सीडीपी का सेक्शन मैं ही देख रहा हूँ फ्रेंड्स। तो सीडीपी के लिए थ्योरी मैंने पोर्शंस करा दी है। आपने प्लेलिस्ट में जाइए और थ्योरी जितनी भी मैंने थ्योरी कराई है उसको आप बार-बार रिवाइंड करके देखिए। और अगर हाँ, अगर आपको स्पीड और मतलब कि फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देखना है, तो आप वहाँ पर यूट्यूब के जब वीडियो प्ले करेंगे तो यहाँ ऊपर साइड राइट हैंड साइड में आपके मोबाइल के या जहाँ भी आप मतलब प्ले कर रहे हैं वीडियो को, तो वहाँ पर इस तरह का या तो चिन्ह बना होगा, सेटिंग का चिन्ह बना होगा, या तो थ्री डॉट्स बने होंगे। हर चीज हर सिस्टम में अलग अलग फंक्शन होते हैं फ्रेंड, उस हिसाब से देख लीजिएगा आप। तो उस पे आपको क्लिक करके, आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सारी स्पीड के बारे में दिया रहेगा। आपकी नॉर्मल स्पीड में रहेगी तो आप उसको इंक्रीज करके फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो को जल्दी जल्दी सुन लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, जितना आप जल्दी सुन लोगे, आप अपने अकॉर्डिंग उसको फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लीजिएगा, जितने में आप कंफर्टेबल महसूस करें। उसके बाद आप उसको देखने के बाद आप खुद भी स्वयं से अपने घर के में आपके पास जो भी प्रैक्टिस सीरीज रखी होगी उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। कक्षा 8th की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, है शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डाक एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकता है क्या? लिंग रूढ़िबद्धता, या लिंग सशक्तिकरण, या लिंग भूमिका निर्वाह खेल, या लिंग स्थिरता। तो ए ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स, की लिंग रूढ़िबद्धता। ठीक है फ्रेंड्स, भाई इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि लिंग को आधार बनाकर कार्य का निर्धारण करने की शिक्षा देने से तथा इस प्रकार के चित्रण पाठ्य पुस्तकों में करने से लिंग रूढ़िबद्धता बढ़ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज में मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको फैक्ट पोर्शन जो फैक्चुअल पोर्शन है इन्वायरमेंट का, उसका मैं करा ही रहा हूँ। वो भी मैं वन बाय वन। अब इतना समय नहीं है कि आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज का मैं पूरा फैक्ट एनसीईआरटी पढ़ाऊँ। तो उसको मैंने सबसे अच्छा तरीका समझा है कि आपको क्वेश्चंस बेस पे मैंने क्वेश्चंस के मतलब प्रैक्टिस सेशन, जिस तरह से मैं ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उस तरह उसको एनवायरमेंटल स्टडीज़ का क्वेश्चंस को आपको लेके आऊँ आपके सम्मुख। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर में जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनको मैं आपको उसके थ्रू आपको जो फैक्चुअल पोर्शंस का 15 नंबर का एनवायरमेंटल स्टडीज़ में आता है, वो आपका कवर हो जाएगा। रही बात है आपका पेडागोजी और थ्योरी, आपको मैंने बहुत अच्छे से कराया है, आप बिल्कुल जाके करिए। आपका पेडागोजी में हर सोचिए फ्रेंड, हर सेक्शन में 15 नंबर की पेडागोजी आती है। आप अगर आप पेडागोजी क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लेंगे तो आपका सीटेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड 10वां क्वेश्चंस देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो शिक्षार्थियों में बहुत जो है विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किस किस के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो देख लेते हैं फ्रेंड कि संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं।
दूसरा ऑप्शन है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएँ। तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, ये हमारा दोनों ऑप्शन सही है, तो दोनों ऑप्शंस देख लेते हैं कहाँ पर है, डी ऑप्शंस में है फ्रेंड्स। तो डी ऑप्शंस हमारा सबसे अच्छी है। अब इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि क्या कह रहा है ये, कि प्रत्येक छात्र में संज्ञानात्मक क्षमताओं या सीखने के स्तरों, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय आदि के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। हमारे भारत में विभिन्नताएँ बहुत हैं फ्रेंड्स, और हर भाषा के, हर जाति, हर लिंग, हर धर्म, हर समुदाय के लोग हैं। ए, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है कि इसके आधार पर क्या होती है, भिन्नताएँ पाई जाती हैं। जब शिक्षक इन भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होकर शिक्षण कार्य करता है, यानी कि ये जो जितनी भी बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक जो हमारा ये है कल्चर फ्रेंड्स, हमारा जो ये भारत है, तो उसको अगर हम संवेदनशील होकर शिक्षण कार्य करते हैं, उसको ध्यान में रख के अगर हम अपना शिक्षण कार्य करते हैं, तो ये भिन्नताएँ बालक के अधिगम को क्या करेगी, प्रभावित प्रभावित बनाती है। किंतु जब शिक्षक इन भिन्नताओं पर ध्यान नहीं देता है, तो यह बालक के अधिगम में अवरोध उत्पन्न कर देता है। बिल्कुल सही बात है। भाई, अगर हम किसी की अगर इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो अगर हम अपना ही उस पे थोपेंगे हर चीज़, तो क्या होगा, उसके अधिगम में क्या होगा, अवरोध उत्पन्न होगा, उसका इंटरेस्ट खत्म होगा, उसकी रुचि खत्म होगी उस चीज़ से। तो हमको ये चीज़ नहीं करना है। ये हमने बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक क्वेश्चन्स में देख चुका है, और उसी से रिलेटेड इस देखिए फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन्स है, लेकिन बशर्ते घुमा के पूछ लिया है। ठीक है फ्रेंड्स? अब आपको पता होगा कि हमको ये सब करना नहीं है, तो आप ज़ाहिर-सी बात है, ये तो आप तुरंत कर लोगे कि ये सही ऑप्शंस है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे सत्य ऑप्शंस है, और इसी को ही ढूँढना था। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स 11वां क्वेश्चंस, कि केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन क्या करता है? आकलन को सीमित कर देता है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, और डी ऑप्शन है निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो हमारा क्या करता है कि आकलन को सीमित कर देता है, यानी कि जो पेपर पेंसिल है, यानी कि कागज और पेंसिल जांचों केवल का देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कह रहा है केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। भाई, इसको कि अगर हम केवल कागज पेंसिल्स के द्वारा ही आकलन करेंगे, तो क्या कर देगा, आकलन को सीमित कर देगा। ठीक है, अब इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि केवल कागज पेंसिल से किया गया आकलन सीमित होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति या बालक का आकलन करने के लिए उसके सभी पक्षों का अवलोकन एवं जांच आवश्यक है। जैसे भाषा, शारीरिक आदि, कागज पेंसिल से केवल बौद्धिकता का आकलन किया जा सकता है, अतः इस प्रकार का आकलन सीमित होता है। ठीक है, अब आइए देखिए फ्रेंड 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बाधिर बच्चा है, यानी बाधिर यानी कि जिसको सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि, यानी कि जो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से या शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। ठीक है, अब बी ऑप्शन क्या कह रहा है, विद्यालय सलाहकार यानी काउंसलर से कहें कि बच्चे के अभिभावकों से बात करे तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। ऐसा करना ही नहीं है हमें भाई। भाई, हमें ऐसी इस तरह के बच्चों को हमें सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देना है। और इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले भी प्रीवियस पेपर में भी दिखाया है कि आ चुका है। लेकिन बशर्ते देखिए यहाँ पूछा दूसरी तरह से पूछ लिया, वहाँ पर भी पूछने का तरीका वही था। मतलब ये क्वेश्चंस वही है, लेकिन देखिए पूछने का तरीका बदल गया। अब आपको पता होगा कि हमें जो 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 मतलब कि इस तरह के बच्चे होंगे, तो उनको हमको कैसे शिक्षा देना है? भाई, हमें सामान्य बच्चों के साथ ही बैठा के उनको शिक्षा देना है। ठीक है फ्रेंड्स? तो उसके प्रति संकेत करें, जिसे वह बच्चा बार-बार भी नहीं कर पा रहा है। अब देखिए यहाँ फिर बच्चे को डाँट फटकार, भाई डाँट फटकारना तो हमें है ही नहीं है बच्चे को। भाई, बच्चे को हमें यहाँ डाँटना, स्कोल्डिंग करना ही नहीं है। तो आप हमारा ये ऑप्शंस गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत, ये सबसे अच्छा ऑप्शंस हमारा ए ऑप्शंस है, कि जो इस तरह का बाधिर बच्चा होगा, तो उस बच्चे को हमको क्या करना है, वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएँ जहाँ से शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव, यानी जिससे वो एक शिक्षक का एक्सप्रेशन यानी हाव-भाव को वो साफ तौर पर देख सके। ठीक है फ्रेंड्स? तो तभी हम इस तरह के बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रख के आराम से शिक्षा दे सकते हैं, और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स? अब बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ बैठा के इस तरह के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, कोई इसमें इश्यू नहीं है। ठीक है फ्रेंड? बशर्ते हमको उस तरह की सुविधा देना है बच्चे को। फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार, यानी जो हमारा जो एनसीटी है, वो क्या कहता है, उसके घोषणा के अनुसार क्या करता है, नकारात्मक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालकों को भी विशेष विद्यालय के स्थान पर नियमित कक्षा, देखिए फ्रेंड वही चीज़ कहा ना कि नियमित कक्षाओं में ही शिक्षा दी जाए,
जाए, यानी कि सामान्य बच्चों के साथ ही हम उन बच्चों को शिक्षा दें। अतः कक्षा में उपस्थित बाधिर बालक को शिक्षिका के द्वारा ऐसे स्थान पर बैठाना जाना चाहिए जहाँ से वह शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के हाव-भाव को यानी एक्सप्रेशन को साफ तौर पर देख सके, ताकि शिक्षिका द्वारा कराए जा रहे अधिगम कार्य को समझ सके तथा उसका जो लाभ ले सके। ठीक है फ्रेंड्स, वो बच्चा उसका लाभ ले सके। अब आइए फ्रेंड्स, हमारा जो 13वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? हमारा जो 13वां क्वेश्चन है कि एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को आवश्यकता को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। तो किस तरह से पूरा कर सकता है? आइए ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं। उनकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। फिर डी डी ऑप्शंस कह रहा है कि कक्षा-कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। फिर सी ऑप्शंस कह रहा है उन्हें कक्षा-कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेल-जोल ना करें। ऐसा कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, ये देखिए नेगेटिव ऑप्शंस हो गया हमारा। फिर डी ऑप्शन है अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहेगा, ऐसा भी नहीं करना। तो डी ऑप्शन जो हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है कि कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार भाई हमें हर बच्चे की उसको वो देखना है, हमें उसकी आवश्यकता देखना है, फिर अपना शिक्षण कौशल अपनाना है। भाई कि अगर कोई बच्चा किसी चीज को नहीं समझ पा रहा है तो हमको देखना है कि उसको किस तरह से समझा सके, उसको किस तरह से बताएं कि उस बच्चे को समझ में आ सके। इसलिए हमें हर यानी कि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाना है। ठीक है फ्रेंड्स? इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं। अपने शिक्षण कौशल का प्रयोग करके एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। इससे वंचित वर्ग के बच्चों के अंदर क्या होता है? आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यानी कि 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधिगम निरयोग्यता वाले बच्चे क्या होते हैं? बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। फिर बी ऑप्शंस क्या है कि बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है। तो सी ऑप्शंस कह रहा है कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। बिल्कुल गलत बात है कि कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। डी ऑप्शंस क्या है? अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो डी ऑप्शन सबसे अच्छा है फ्रेंड्स कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? कम होती है। ठीक है? अब बुद्धि लब्धि कम होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जैसे कह दिया कि कुछ भी नहीं सीख सकता है। भाई उसकी बुद्धि आईक्यू लेवल कम है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो कि मंद एकदम वो उसके अंदर एकदम सेंस ही नहीं है कि वो कुछ नहीं सीख सकता, उसके अंदर बुद्धि ही नहीं है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। निर्योग्यता बोला है ना, तो अधिगम निर्योग्यता वाले बालक वे होते हैं जो अधिगम कार्य आसानी से नहीं कर पाते हैं। ठीक है फ्रेंड? तथा वे कठिनाई का अनुभव करते हैं। अतः बालकों को अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है? कुछ पक्षों से संघर्ष करना पड़ता है। तो बी ऑप्शन हमारा इसीलिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स? इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि आप चारों ऑप्शन ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को पहले रीड करिएगा। रीड करने के बाद क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपसे, उसके अकॉर्डिंग आप चारों ऑप्शंस को पढ़ के तब आंसर क्लिक करिएगा। और फ्रेंड्स ऑफलाइन है, बहुत ध्यान से टिक करिएगा और गोला करिएगा, क्योंकि अगर एक बार गोला हो गया ना तो आप उसको मतलब कि इरेज़ भी नहीं कर पाओगे। एक ऑनलाइन में था ये था कि आप भाई ऑप्शंस चेंज कर सकते थे कि मान लो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते-करते आप उस क्वेश्चन का आंसर का आपको ध्यान में आ गया कि नहीं इस आंसर का इस ये आंसर होना था, तो ऑनलाइन में आप उसको ठीक कर सकते थे, एरर को अपनी गलती को सुधार सकते थे। लेकिन ऑफलाइन में आप बिल्कुल नहीं, आगे आपकी 1 सेकंड की मिस्टेक आपको 1 नंबर से पीछे कर देगी। तो इसलिए शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? उन्हें बहुविकल्पिक प्रश्न देकर, फिर उन्हें बहुविकल्पिक प्रश्न देकर, देखिए यहाँ रिपीट कर दिया फ्रेंड्स। फिर सी ऑप्शन कह रहा है कि उन्हें उत्तर कंठस्थ करा भाई कंठस्थ हमें कराना नहीं है, रूट मेमोराइज़ कराना ही नहीं है हमें। फिर उनमें क्या है? उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। तो ये हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी के जो थॉट हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। कैसे? उनसे प्रत्यास्मरण यानी आधारित प्रश्न पूछकर। ठीक है फ्रेंड्स? अब डी ऑप्शंस का व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि सृजनात्मकता एक गुण है। भाई क्रिएटिविटी एक गुण है, यानी एक क्वालिटी है, जिसमें बालक किसी नए विचार या वस्तु की उत्पत्ति के बारे में चिंतन करता है। इस तरह के बालक किसी समस्या को नियमबद्ध होकर समाधान नहीं करते, बल्कि नियम से अलग होकर किसी और मार्ग की तलाश करते हैं। सही बात है। अतः बच्चों में सृजनशील विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों को समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब आइए 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा?
कि विशेष आवश्यकता वाले यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? ये देखिए फ्रेंड्स, इसका अनुसरण किया जाना चाहिए, ये ऑप्शंस में देखना है हमें। तो ए ऑप्शंस कह रहा है उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, क्यों नहीं होती भाई? तो ये ऑप्शंस हमारा गलत हो गया। फिर बी ऑप्शंस है कि उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। फिर सी ऑप्शंस है उन्हें पृथक करें, भाई अलग-थलग हमें पृथक करना नहीं है हमें। फिर उन्हें केवल देखिए भाई, अब यहाँ पर देखिए केवल, मात्र ही, इस तरह के ऑप्शंस आ जाएँगे तो पहले ही आपके गलत हो गए। तो इस तरह के ये नेगेटिव हो गए। तो बी ऑप्शंस हमारा सबसे अच्छा हो गया कि उन्हें समावेशी शिक्षा का ही सॉरी फ्रेंड्स, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स? तो बी ऑप्शंस आप देख लीजिए इसको व्याख्या सहित भी कि जो हमारी एनसीटी है यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम जो करिकुलम है की घोषणा है, जो एनसीटी का जो प्रोग्राम है फ्रेंड्स यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अर्थात नकारात्मक विशिष्ट बालक को भी समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालयों में अध्ययन कराने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है कि वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। फिर बी ऑप्शन कह रहा है उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता पात्र होता है। फिर सी ऑप्शन है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। डी ऑप्शन है परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। तो ए ऑप्शन हमारा सबसे अच्छा है कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है कि वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता को अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का तात्पर्य ऐसी विधि से है जहां पर अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता को अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित रहती है। ठीक है? इससे अधिगमकर्ता की रुचि एवं उत्साह बना रहता है तथा वह अपनी अधिगम क्रिया को सहजता पूर्वक कर सकता है। ठीक है? अब आइए फ्रेंड्स, हमारा क्या है कि निम्नलिखित 18वां क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? तो अर्थ निर्माण करना है, फिर अनुकरण करना है, या रटकर याद करना है, या सी ऑप्शंस अनुबंधन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अर्थ निर्माण करना, अनुकरण करना, रटकर याद करना। यहाँ पर देखिए रटकर याद करने से ये ये यहीं पर गलत हो गया। तो जो अनुबंधन है फ्रेंड्स यानी सी ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है। अनुबंधन जो है एक सीखने की प्रमुख के लिए प्रमुख है। ठीक है? तो सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व तो अनुबंधन है यानी परिस्थिति होता है, अनुबंधन परिस्थिति होता है सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है होता है। क्योंकि जितना अच्छा शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा मतलब कि बच्चे को, उतना अच्छा उसका क्या होगा, अधिगम कार्य उतना ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसलिए कक्षा-कक्षा का वातावरण शांत एवं लोकतांत्रिक होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए हमारा क्या कह रहा है कि 19वां क्वेश्चन कहाँ है? ये हो गया हमारा 19वां क्वेश्चन। प्याजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम क्या होता है? कैसा होना चाहिए? ये शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बी ऑप्शन शिक्षा द्वारा पुनर्वलन किया जाना चाहिए। फिर सी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। फिर डी ऑप्शन से हमारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़े से होता है। तो जो प्याजे तथा वाइगुस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसे होता है कि एक शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो ए ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए। तो देख लेते हैं इसको व्याख्या सहित भी कि जीन प्याजे तथा वाइगोत्स्की द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की गई है। इनके अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम प्रक्रिया का सृजन छात्र द्वारा स्वयं अपने अध्यापक की सहायता से किया जाना चाहिए जो उनके रचनात्मक अधिगम में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए 20वां प्रश्न देख लेते हैं कि हमारा 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है कि समस्या समाधान को तब तक सिखाना सॉरी फ्रेंड तब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। ठीक है फ्रेंड्स? यानी कि हमें जिसका आशय है कि समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। ठीक है फ्रेंड्स? तो ए ऑप्शन है उसे यह बताना कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकती हो।
फिर बी ऑप्शन है समस्या का जो समाधान है जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। भाई हम बार अगर किसी लालचवश को हमको कराना नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम किसी चीज़ को अगर इसको बार-बार हम रेनफोर्समेंट भी हम देंगे बार-बार, तो वो भी ठीक नहीं रहेगा ना। है कि हम बार-बार उसको पुरस्कृत करके ही हर चीज़ काम कराएँगे तो भी तो ठीक नहीं है। ब कभी-कभार पुनर्बलन देना वो ठीक है फ्रेंड्स। मतलब कि ऐसा मतलब गिफ्ट देके किसी चीज़ को कराना ऐसा बार-बार हम संभव नहीं है। तो उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। फिर डी ऑप्शन है उसे कहना कि जब तक वह समस्या समाधान नहीं कर लेती तब तक वह घर नहीं जा सकती। ऐसा कुछ करना नहीं है भाई फ्रेंड्स हमें। ये हमारा नेगेटिव ऑप्शंस हो गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स सबसे अच्छा ऊपर ए ऑप्शंस देखिए इसको आप पढ़िए फिर से कि उसे यह बताना यानी उसे यह बच्चे को गाइड करना कि वह बार-बार प्रयास द्वारा कर सकती है, यानी उसको ये यकीन दिलाना कि नहीं बेटा तुम कर सकती हो। आपने भी किसी बच्चे को देखा अगर कोई चीज़ नहीं कर पाता है या आप भी या हम लोगों को भी तो ये इंटरनल मोटिवेशन देना हुआ इसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? कि हमको ये अगर कोई चीज़ हमसे नहीं हो रही तो हमको कोई अगर ये चीज़ नहीं कैसे नहीं हो नहीं तुम कर सकते हो अगर किसी बच्चे को ये यकीन दिलाए नहीं बेटा तुम कर सकते हो करो इसको प्रयास करो तुमसे ज़रूर अवश्य हो पाएगा, ज़रूर हो जाएगा। उसको उसको डिमोटिवेट नहीं करना, उसको मोटिवेशन देना है। उसे ये है मतलब बार-बार कहना कि नहीं बेटा आप प्रयास करोगे तो बिल्कुल डेफ़िनेटली आप कर पाओगे और बहुत पोलाइटली उसको इस तरह से कहना है कि बच्चे को ये लगे कि हाँ, उसके अंदर ये चीज़ आ जाए कि हाँ, वाक़ई में वो कर सकती है। तो उसी को ही यहाँ पर कहा है कि उसे बच्चे को यह बताना कि वह बार-बार प्रयास द्वारा यह कर सकती है। इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं। समस्या समाधान के लिए शिक्षक द्वारा विद्यार्थी से बार-बार प्रयास कराना चाहिए ताकि विद्यार्थी में स्वयं समस्या समाधान का कौशल विकसित हो जाए, ठीक है? यह प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक विद्यार्थी को समस्या समाधान का अधिगम ना हो जाए। यह अधिगम या प्रयास आधारभूत सहायता का सबसे अच्छा उदाहरण है होता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अपनी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें क्या करेंगे कि कार्यों और परीक्षण के एक समान सेट देंगे। फिर बी ऑप्शन कह रहा है समान अनुदेशन देंगे तथा उसके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उनको नामित करेंगे। फिर सी ऑप्शन कह रहा है विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। फिर जो हमारा ये डी ऑप्शन है कि परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। तो सी ऑप्शन सबसे अच्छा है फ्रेंड्स हमारा कि जो सी ऑप्शन है हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड्स है कि विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे और उस कार्य और परीक्षण के द्वारा हम उनका करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, कक्षा में विविध शैलियों वाले बच्चों का आकलन करने के लिए उन्हें उनके बौद्धिक क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्य देना उपयुक्त होगा और तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण करना आवश्यक है ताकि उनका अधिगम कार्य तथा उनके मानसिक क्षमता का विकास सतत चलता रहे। ठीक है? अब आइए फ्रेंड्स 22वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 22वां क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि आजकल बच्चों की गलत अवधारणा को वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति है। उसे कहा जा सकता है क्या कहा जा सकता है? पहचानना कि बच्चे ए ऑप्शन से पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच औरों से भिन्न होती है। बी ऑप्शन है बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय रहना। फिर है सी ऑप्शन है बच्चों की गलतियों की व्याख्या करने के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। फिर डी ऑप्शन है बच्चों को उनकी सोच में पौड़ों के समान समान मानना। तो ए सी ऑप्शन हमारा सबसे अच्छा है फ्रेंड्स कि बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का उपयोग करना ये है। अब इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि बच्चों की गलत अवधारणा को वैकल्पिक धारणाएं कहने की प्रवृत्ति को बच्चों की गलतियों के लिए मनोहारी शब्द का उपयोग करना कहा जा सकता है। इससे बच्चों में क्या होगा? गलत धारणा का विकास होता है। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए देख लेते हैं 23 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है। यानी उचित वर्णन करना है तो इसको देख लेते हैं कि व्याख्या देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना, फिर परिप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना। फिर सी ऑप्शन है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना या डी ऑप्शन है प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थी को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। देखिए फ्रेंड, यहाँ आप डिस्कशन जो
हमारा यानी सी ऑप्शन है, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो आइए इसको व्याख्या करके व्याख्या सहित भी देख लेते हैं। और फ्रेंड्स हमें चर्चा पर चर्चा, वाद विवाद, डिस्कशन बच्चे से कराना ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे लिए यही पॉजिटिव वर्ड है और ये पॉजिटिव हमारा आंसर भी है। तो माध्यमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष में शिक्षक की एक सशक्त भूमिका होती है। शिक्षक को अपनी सर्वोत्तम उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कक्षा कक्ष में चर्चा के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने चाहिए ताकि छात्र शिक्षक के बीच समायोजन में व्यवधान न उत्पन्न हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए 24 क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमारा क्या कह रहा है। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो देख लेते हैं, अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित होता हो। ऐसा नहीं फ्रेंड्स, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई अधिगम में प्रेरणा की भूमिका? भाई अभी आपने एक क्वेश्चंस देखा है ना कि एक बच्ची किसी चीज को कर नहीं पा रही थी, तो उसके लिए हमें क्या कहना है, उसको ये रियलाइज कराना है, उसे ये मोटिवेट करना है कि नहीं बेटा आप करो, आपसे हो सकता है, आप ये प्रयास तो करो, आप कर सकते हो। तो ये बिल्कुल, तो वो क्या है, एक मोटिवेशन ही तो है फ्रेंड्स, हम उसे दे रहे हैं। तो अधिगम में हम प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं है, तो ऐसा कैसा हो गया? तो ये फ्रेंड्स हमारा ये गलत हो गया ऑप्शन। फिर सी ऑप्शन से अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। देखिए फ्रेंड, अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिए कि यहाँ केवल दे दिया तो ये ऑप्शंस गलत हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब इसको ऑप्शंस आप थोड़ा सा पढ़िए, देखिए थोड़ा यहाँ से चालाकी भी से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा फ्रेंड, कि आपको ऑप्शन सबसे अच्छा कौन लग रहा है। यानी कि अब वो तो अलग की बात है, एक टैग वर्ड आ दिया दिया कि केवल मात्र, ये तो बता दिया, लेकिन आप इसमें देखिए आगे पढ़िए कि आगे क्या कह रहा है कि तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, यानी कि शिक्षार्थियों के में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। भाई जब आपके अंदर अपनी रुचि होगी तभी तो आपके ऊपर प्रेरणा भी तो आपका वो काम करेगी। जब आपके अंदर अपनी रुचि भी नहीं रहेगी कि करने की, तो आपको हम लाख मोटिवेट कर दें तब भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो और बाहरी कारणों से क्या हो कारणों से प्रेरित हो। तो सी ऑप्शन सबसे अच्छा फ्रेंड्स है हमारा, कि अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है, सॉरी फ्रेंड्स, अधिगम अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। आप देखिए फ्रेंड्स, इसको यहाँ केवल के वजह से आप इसको नेगेटिव ना मान लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आगे भी पढ़िए, इसीलिए मैंने कहा था कि आप ऑप्शंस भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। और यहाँ देखिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछा है सीटेट में, और ऑप्शंस में भी देखिए ट्रिक ही लगा दिया उसने, मतलब ट्रिक लगा दिया, केवल लगा दिया, लेकिन उसके बाद ऑप्शंस आप सिर्फ देखिए, बस चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इस ऑप्शंस को देखिए, ये इसी वजह से ये सबसे सही आंसर है। तो अब इसको हम थोड़ा व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि क्या कह रहा है हमारा ये तो आंसर। तो अभिप्रेरणा का तात्पर्य कार्य करने का पुनर्बलन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे हम रेनफोर्समेंट कहते हैं। पुनर्बलन अर्थात वह बाह्य या आंतरिक बल जो किसी कार्य को करने में रुचि उत्पन्न करे, ठीक है। यानी कि वह बाह्य और आंतरिक बल जो किसी कार्य को करने में रुचि उत्पन्न करे, अभिप्रेरणा से किया गया कार्य प्रभावी होता है। अतः अधिगम केवल तभी प्रभावित होगा जब, अधिगम केवल, यहाँ अधिगम को बोला, अधिगम केवल तभी प्रभावित होगा जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो, यानी कि उसके अंदर इंटरनल मोटिवेशन हो, ठीक है, तथा सीखने की आंतरिक इच्छा भी हो उसके साथ। यानी उसके साथ खाली मोटिवेशन के साथ साथ उसके साथ साथ क्या हो, उसके आंतरिक इच्छा भी हो, तभी वो क्या होगा, अधिगम क्या होगा, उसका अधिगम अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए फ्रेंड्स, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। ठीक है, अब देख लीजिए, सीख जो हमारा जो है कि सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत बात है कि पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं। भाई हमको ऐसा ही लेक्चर देना है कि हमको उसे कोरिलेट करते हुए ही हमें अपनी पाठ्य को प्रारंभ करना है, कि जो हमने पहले जो उसको ज्ञान दिया है उससे कोरिलेशन करते हुए ही हमें नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तभी तो बच्चा तो यहाँ पर ये देखिए ऑप्शंस गलत हो गया भाई, जब आप जाने रहोगे इस तरह के तभी आप इस क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है।
फिर सी ऑप्शन है सीखना कौशलों के संचय के समान है, और डी ऑप्शन है सीखने को सामाजिक क्रिया सुविधा देती है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है डी फ्रेंड, की सीखना जो है वो सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। ठीक है, देख लीजिए। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं कि सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। मनुष्य समाज में रहकर तथा समाज के मानकों मूल्यों के आधार पर सीखता है। अतः सामाजिक क्रियाएं सीखने में सुविधा उपलब्ध कराती है तथा मनुष्य के विकास में सहायता प्रदान करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं कि जो हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। तो संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान, निर्देश। तो भाई देखिए, पुरस्कार सीखने कोई जरूरी नहीं, हम भाई किसी बच्चे को पुरस्कार देके एक ही बार तो उसको कहेंगे कि ये चीज करो तो वो सीख लेगा, उसके बाद बार बार वो सोचेगा कि हमको पुरस्कार ही मिले तभी हम करेंगे। फिर व्याख्यान, ऐसा कुछ नहीं करना। निर्देश, अगर उसको हम निर्देश देंगे ये करो काम, मतलब इस तरह कहेंगे तो वो क्या करेगा, नहीं। तो जो संवाद है फ्रेंड्स, वो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, जो गतिविधि है बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है, वो संवाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए इसको। सीखना एक सामाजिक क्रिया का परिणाम है। बालक जितना ज्यादा सामाजिक क्रिया तथा समाज से संबंध रखेगा, समाज से संबंध रखेगा, उसे उतना ही ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, सामाजिक संवाद बच्चों को सीखने में सबसे ज्यादा सक्षम बनाती है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा। हाँ, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि विकास के बारे में यानी डेवलपमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो नहीं है, कथन नहीं है, यानी कि डेवलपमेंट से रिलेटेड वो कथन नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। फिर बी ऑप्शन से विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। फिर विकास भिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास जो डेवलपमेंट होता है वो हर पर्सन में अलग अलग तरीके से होता है, हर पर्सन में अलग अलग तरीके से अपनी आपकी डेवलपमेंट होती है। किसी में जल्दी हो जाती है, किसी में धीमी होती है, किसी में कम होती है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। फिर है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति में होता है और फिर उसके बाद रुक जाता है, तो ये भी सही बात है। फिर है ए ऑप्शन, विकास परिवर्तन एक सीधी रेखा में, बिल्कुल सही बात है। तो विकास जो है जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर चला जा मतलब घटने लगता है, ऐसा तो नहीं है फ्रेंड्स भाई कि विकास विकास वो निरंतर डेवलपमेंट करता ही जाता है। ठीक है फ्रेंड, और भी कब तक विकास होता है, जब जन्म से लेकर हमारा जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हमारे अंदर डेवलपमेंट होती ही रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कहा गया है कि फिर उसके बाद वो घटने लगता है यानी कि पीछे की ओर चलने लगता है, ये गलत है। वो निरंतर विकास होता रहता है और आगे की तरफ ही बढ़ता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको व्याख्या सहित भी देख लेते हैं कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। अतः दिए गए कथनों में विकास जो जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर यह कथन गलत है, बिल्कुल गलत है। सही है फ्रेंड्स, मतलब कि बी ऑप्शन सबसे सही है। मध्यम बचपन अवधि है। जो मध्य बचपन अवधि है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर माध्यम बोल दिया। जो मध्य बचपन अवधि है फ्रेंड्स, वो कौन सी उस अवधि का जो एज है वो यहाँ पर बताना है। तो जन्म से 2 वर्ष, तो ये हमारा ये मतलब ये हो ही नहीं सकता। फिर 10 वर्ष के बाद फिर 2 से 6 वर्ष, फिर 6 से 11 वर्ष की जो अवधि है फ्रेंड्स, वो हमारा मध्य बचपन की अवधि में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। बाल विकास के दूसरे चरण बाल्यावस्था को मध्य बचपन की अवधि कहा जाता है। बाल्यावस्था का जो काल है 6 वर्ष से 11 वर्ष तक का होता है, अतः मध्य बचपन का काल की अवधि है 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की अवधि को कहा जाता है मध्य बचपन काल। किसी व्यक्ति को आकार देने के वातावरण के घटकों की भूमिका नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उनकी आंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन है क्या ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। फिर ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की बुद्धि और विकास में कम योगदान देता है। तो डी ऑप्शन सबसे अच्छा है फ्रेंड्स, कि ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि इस विकास में वातावरण का जो प्रभाव है, वातावरण का जो बड़ा प्रभाव है, बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है कि डेवलपमेंट में हमारा जो वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और मैंने नेचर और नर्चर के बारे में आपको उसमें जो मैंने कि आपको थ्योरी कराई है उसमें बताया है बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंड्स, उसको आप जाके जरूर देखिए फ्रेंड्स। आपका बहुत क्वेश्चन देख लीजिए, मेरे बताए हुए उसके अनुसार आया है।
मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैंने जो कराया है वो पता नहीं इस बार आया कि नहीं आया। फ्रेंड मैंने जो कराया वो 100% आएगा ही आएगा उसमें रिलेटेड। अब मैं ये क्वेश्चंस आपको ये नहीं बता दूँगा कि यही आ पाएगा, क्योंकि भाई मैं एग्ज़ामिनर थोड़ी नहीं हूँ, जो पेपर सेटर थोड़ी नहीं हूँ कि मैं बता दूँगा कि हाँ, यही पढ़ के जाओ, यही आ जाओ। मैंने वो चीज़ कराया है आपको जो फ्रेंड्स जो सीटेट में मतलब कि उस कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चंस हर बार पूछते ही पूछते हैं। कहने का सेंस ये है कि मैंने जो भी आपको कराया है, आप उसको करके जाइए और उसी के अंदर से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएँगे। तो आप जितना अच्छा से आप कर लोगे, जितना अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्लस आपके साथ-साथ आपकी खुद की मेहनत होगी। साथ में मेहनत क्या होगी कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे, घर से प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके जाओगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा रहेगा और आपका उतना ही ज़्यादा क्वेश्चंस की जो सॉल्व करने का जो आप एक्यूरेसी है वो मतलब कि बहुत मतलब कि ज़्यादा हो जाएगी। आप बहुत मतलब कि क्षमता आपकी बढ़ जाएगी क्वेश्चंस के आंसर तक पहुँचने की। ठीक है फ्रेंड्स? तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या क्या है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने सिद्ध कर दिया है कि बालक के विकास के प्रत्येक पक्ष पर उसके भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है, इसलिए यह कहना गलत होगा कि व्यक्ति के आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। एनवायरनमेंट हमारे जो डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, ठीक है? क्योंकि व्यक्ति की वृद्धि उनकी आनुवांशिक संरचना पर से निर्धारित होती है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा जो लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस कि एक प्रक्रिया है कि जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो कौन-सा है जो कौशल कौन-सा अर्जन करने का प्रारंभ करता है? तो समाजीकरण, विकास या सीखना या परिपक्वता। तो ए ऑप्शन सबसे अच्छा है फ्रेंड्स हमारा कि समाजीकरण जो है फ्रेंड्स हमारा समाजीकरण वो सबसे अच्छा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है कि जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आपको क्लास पसंद आई हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए कमेंट बॉक्स में और हर टीचर को फीडबैक दिया करिएगा। खाली मेरे ही क्लास के फीडबैक मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ही दीजिए। आप जो भी यहाँ पे टीचर हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं और वो खुद भी क्वालिफाइड हैं तब आपको पढ़ा रहे हैं। तो उनके भी क्लास को आप अपने तरफ से फीडबैक दीजिए। आपका जो भी कमेंट्स हो, जो भी राय हो, आप अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिल सके। हम लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ और अच्छा कंटेंट शेयर कर सकें और अच्छी तरीके से पहली बात तो हम लोग पूरी बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी मोटिवेशन से हम और अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट में ये अपना जो भी आपकी राय हो, सजेशन हो, हम लोग को बताइए, बोलिए, कहिए। हम लोग उस पे ज़रूर अमल करेंगे और हमको आपके मोटिवेशन से हम लोग को भी फीडबैक से हम लोग को भी मोटिवेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्लास को चैनल को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करिए फ्रेंड्स ताकि हम लोग और अच्छा कर सकें फ्रेंड्स और हम लोग का मेन मोटिव है कि हम वो बच्चों को शिक्षा अपना देना चाहते हैं कि जो मान लीजिए कि कोचिंग करने में असमर्थ हैं, उनको हम लोग फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो हमारा जो उद्देश्य है फ्रेंड्स उसमें आप लोग सहयोग दीजिए और हम लोगों को आगे बढ़ाइए ताकि हम लोग जो हमारा लक्ष्य है कि हम बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे सकें इन इन ऑनलाइन माध्यम से, तो उसमें हम लोग मतलब कि कर सकें उस चीज़ को। तो फ्रेंड्स अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, हम लोग को मोटिवेट करिए, हम लोग का अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। ठीक है फ्रेंड्स? क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स? थैंक यू सो मच।